चलिए बढ़ते आगे। भारत के इतिहास में 28 मई यानी कि कल का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाला है। दुनिया के सबसे विराट लोकतंत्र के नए मंदिर, नए संसद भवन का शंखनाद होगा और उसी दिन वीर सावरकर की 140वीं जयंती भी है। इसी संयोग पर देश की राजनीति एक बार फिर से दाएं बाएं होने लगी है। विपक्ष का एक खेमा 28 मई वाले कार्यक्रम को सावरकर प्रयोग का एंगल दे रहा है। तो ऐसे में जानना यह जरूरी है कि आखिर कौन थे सावरकर जिनकी जयंती को नई संसद के उद्घाटन से जोड़ा जाने लगा है। क्या वाकई सावरकर युग आ रहा है? ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया। उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। नई संसद की मंगल घड़ी आते ही फिजा में गूंजने लगी एक अटल कविता। एक ऐसी शख्सियत के लिए जिन्हें दशकों पहले कवि अटल ने अपने शब्दों की माला में कुछ यूं पिरोया था। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। एक ऐसा किरदार जिसकी शख्सियत पर दो विचारधाराओं का ऐसा टकराव कि आजादी के 7 दशक बाद भी निष्पक्ष नायक बनकर नहीं उभर पाया। नाम था विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जिन्हें हमेशा ही दो नजरिए से देखा गया, जिसमें एक पक्ष में मौत से भी बदतर काला पानी की यातना झेलने वाले योद्धा की कहानी है, तो दूसरे खेमे ने रिहाई के लिए अंग्रेजों के सामने झुकने वाला अंग्रेजों का आज्ञाकारी कहा। एक बार फिर नए संसद भवन के उद्घाटन पर खौलती राजनीति के केंद्र में आ गए हैं वीर सावरकर। और इसकी वजह है 28 मई की तारीख, जिस दिन नए संसद भवन का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। उसी दिन वीर सावरकर की 140वीं जयंती भी है। सेल्यूलर जेल की कोठरी नंबर 52 से। जहां सावरकर को अंग्रेजों ने बंदी बनाया था, दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाकर अंडमान निकोबार की जेल में रखा गया था। काला पानी की सेल्यूलर जेल में हालात भयावह थे। जानवरों को जिस तरह कोल्हों में जोता जाता है, सावरकर को उसी तरह तेल मिल में काम पर लगाया गया था। ये एक बर्बर सजा थी, जिस्म पर लोहे की जंजीरों की माला और चाबुक थामे ब्रिटिश अफसर किसी इंसान की हालत जानवरों से भी बदतर कर देते थे। आज भी इस जेल में वीर सावरकर की तमाम निशानियां मौजूद हैं। करीब 10 साल तक सावरकर अंडमान की जेल में रहे। जेल से रिहाई के लिए उन्होंने 6 बार पत्र लिखे। सावरकर की आलोचना करने वाला तबका कहता है कि जेल से छूटने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, लेकिन माफी वाली बात लोगों को हजम नहीं होती, क्योंकि जब सावरकर जेल में थे तब महात्मा गांधी ने सावरकर की रिहाई की वकालत की थी। महात्मा गांधी ने सावरकर को अपना भाई कहा था। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी के वॉल्यूम 38 का पेज नंबर 138 ताकीद करता है, जिसमें गांधी जी ने लिखा था, राजनीतिक बंदियों के लिए जो कर सकता हूं वो करूंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि डर की वजह से चुप हो जाऊं। राजनीतिक बंदियों के संबंध में जो हत्या के अपराध में जेल में हैं, उनके लिए कुछ भी करना मैं उचित नहीं समझूंगा। मैं इस बिंदु पर बहस नहीं करूंगा। हाँ, मैं भाई विनायक सावरकर के लिए जो बन पड़ेगा करूंगा।
सावरकर ने जेल से अधिकारियों को कई याचिकाएं लिखी, जिसके बाबत उन्हें जनवरी 1924 में इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वो रत्नागिरी जिले में निवास करेंगे और राजनीति में भाग नहीं लेंगे। और इसी को सावरकर की माफी से जोड़कर पेश किया जाता रहा। लेकिन जेल से निकलने के बाद विनायक दामोदर सावरकर के कदमों को अंग्रेजी सरकार रोक नहीं पाई और उसी दौर में विनायक दामोदर सावरकर और कांग्रेस के बीच दूरियां भी बढ़ने लगी थी। वीर सावरकर से कांग्रेस की अदावत का इतिहास आजादी के पहले से ही शुरू हो गया था। 1935 के आसपास कांग्रेस के कार्यकर्ता सावरकर के मुखालफत में खड़े हो गए थे। इतना ही नहीं, सावरकर को अपने कार्यक्रम भी छिप छिप कर करने पड़ते थे। वो ऐसा दौर था जब राष्ट्रवाद, हिंदुत्व पर सावरकर एक बड़ा नाम बन चुके थे और इसकी वजह है राजनीति में सावरकर का बढ़ता प्रभाव। कांग्रेस के साथ वीर सावरकर के मतभेद इतने उभरे कि कांग्रेस ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया था और हर जगह उनका विरोध किया जाता था। ये 1936 का दौर था। ऐसे में मशहूर पत्रकार, शिक्षाविद, लेखक, कवि और फिल्म मेकर पीके अत्री ने सावरकर का साथ देने का मन बनाया, क्योंकि वो नौजवानी की उम्र से सावरकर के किस्से सुनते रहे थे। जब महात्मा गांधी की हत्या की गई, उसकी छींटें सावरकर के दामन पर भी लगी। उन पर भी हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप लगे थे, मगर अदालत ने सावरकर को बाइज्जत बरी कर दिया था। 1964 में सावरकर का यही वो लेख था जिसे समझना आज भी लोगों के लिए एक अबूझ पहेली है। आत्महत्या या आत्मसमर्पण, इसी नाम का लेख लिखा था जिसमें उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु की बात भी कही थी। हैरानी की बात यह है कि वो लंबे समय से उपवास पर चले गए थे। 26 फरवरी 1966 को उन्होंने आखिरी सांस ली थी, मगर उपलब्ध दस्तावेज कहते हैं कि उन्होंने अपनी मौत से महीनों पहले से ही खाना और दवाई भी छोड़ दी थी। एकांत जीवन जीने लगे थे। यही वजह है कि उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य है। टीम न्यूज़ नेशन।